हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीसीएलई का जो फॉर्म है उसको किस तरीके से भरा जाएगा। तो सभी स्टेप्स को आप सभी बच्चे बहुत केयरफुली देखना, जिससे कि आप सभी बच्चों को इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या मैं तो कहता हूं बेस्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा कि सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया आपको, ये बोल रहा है बीसीसीएलई 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस परिषद की वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं प्रोस्पेक्टस को ही मैंने डाउनलोड किया है और उसी के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है कि भाई आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर, यानी इसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसीएलई 2026 लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ऐसे पूरा एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें यहां पर प्रोस्पेक्टस आपको दिखाई देगा। यहां पर आपके पास ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीईसी, ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीसीसी, ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीईसीएलई, ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीसीसीएलई, ऐसे करके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसीएलई 2026 लिंक पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश दिए गए उसे अच्छी तरीके से पढ़ ले। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप पहली बार जाएंगे तो आपको क्या करना होगा बेटा, वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास में आएंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेना। उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको सबमिट करना है और उसके बाद में यहां पर आएगा आपके पास में स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन आपको जो करना है। इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशन स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही सही अभ्यर्थी को भरना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय यह ध्यान रखें वे केवल अपना या अपने माता पिता का ही ईमेल पता, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सूचनाएं उसी ईमेल पता या मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग अलग सत्यापन कोड यानी वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में सत्यापन कोड यानी वेरिफिकेशन कोड डालकर सत्यापित करना होगा। देखिए यहां पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है। ये जनरली बच्चा क्या होता है कि बीसीसीएलई का फॉर्म भरवाने के लिए साइबर कैफे पर जाएगा और वहां पर जब वो मोबाइल नंबर या फिर मैं बात करूं यहां पर मेल आईडी आप लोगों से मांगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर और मेल आईडी के लिए वो कभी कभार अपनी ही मेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ऐसे में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर अगर मोबाइल नंबर और अगर मेल आईडी की वो बात कर रहा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ऐसा मेल आईडी देना है जो आप लंबे समय तक यूज करने वाले हैं। अगर आपने कोई मेल आईडी या मोबाइल नंबर ऐसा दे दिया जो आपका 2 महीने बाद बंद होने वाला है, 1 महीने बाद बंद होने वाला है, या फिर आप खुद बंद कर देते हो, तो फिर आप समस्या फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये तो मोबाइल नंबर मेरा टेम्पररी था, अब मुझे इसको बंद करना है, अब मैं दूसरा मोबाइल नंबर कैसे चेंज करूं। तो ध्यान रखना जो एडिटिंग का विंडो आता है उसमें भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलता नहीं है। इसलिए अपना या जिनका भी, लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमेशा चालू होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आती है। ओटीपी भी आएगा वहां पर मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी के ऊपर, वो भी आपको वेरीफाई करना होगा। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, जब वेरिफिकेशन कोड वगैरह सत्यापन हो जाएगा उसके बाद किसी भी कंडीशन में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का पता का बदलाव पूरे सत्र के दौरान नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने की सूचना भी प्राप्त होगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर इसकी इंफॉर्मेशन भी जाएगी, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेखित होगा, यानी उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरकर जमा करने हेतु अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जिसके लिए वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तथा रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए गए पासवर्ड को डालकर साइन इन बटन पर
क्लिक करें। मतलब आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहां पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहली बार जो बच्चा जाएगा उसको पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सामने एक पासवर्ड भी होगा, उनके माध्यम से आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। क्लिक कर देना। उसके बाद में ये बोल रहा पासवर्ड वगैरह आप ध्यान रखना, उसके बाद में चालू होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। स्टेप नंबर 2 में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो क्या क्या पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित और रिक्वायर्ड एंट्रीज को पूरी तरीके से भरे, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। वो आपसे आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, उनको आप आराम से भर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसके अंदर। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल में आपसे 2 एड्रेस पूछेगा, एक आपका चलिए पहले देख लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना स्थायी और पत्राचार, स्थायी का मतलब होता है जहां के आप मूल निवासी हो। पत्राचार का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट में अगर आप वहां नहीं हो, कहीं और जगह रेंट पे रह रहे हो, जहां से वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। जैसे मान लीजिए कि लेट्स से सपोज आप पटना में रहते हैं, मान लीजिए, पर फिलहाल आप पटना में नहीं, आप मूल निवासी पटना के, पर आप किसी और शहर में हैं अभी बिहार के, और वहां पे रेंट पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वटेवर जो भी आप कर रहे होंगे। क्लियर है? तो अब आप चाहते हैं कि सर देखो पटना में तो मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं अभी यहाँ रहता हूँ, तो अगर आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है तो फिर आपको इस एड्रेस पे करना है, तो वो आप अपने सेकेंडरी एड्रेस को वहां पर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो एक ही एड्रेस देना चाहता हूँ जो मेरा स्थायी पता है, तो दोनों में सेम एड्रेस को आप कॉपी कर देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरने के बाद अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाएं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर। अब यहां पर बच्चे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, इसमें 3 तरह के बच्चे आएंगे, ध्यान रखना। पहला बच्चा जो रहेगा वो 6 सेमेस्टर जो है वो पास आउट है, 1 साल उसने ड्रॉप लिया और फॉर्म भर रहा है, तो वो तो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब एक बच्चा आएगा जो अभी 6 सेमेस्टर में, अब वो बोलेगा सर वो मुझसे एग्रीगेट पूछ रहा है तो मैं कैसे बताऊं, मेरा 6 सेमेस्टर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। तो अभी तक जितने सेमेस्टर हुए ना उसका एग्रीगेट उठा के आप इसमें भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओगे तो वहां पर आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, उस टाइम तक आ जाएगा, तो आप वहां पर ये दिखा सकते हैं कि सर देखिए उस समय इतना था, अब मेरा एग्रीगेट बदल गया है। अब वो बच्चे जो ये सोचेंगे सर हमने 12th पढ़ लिया था पहले, 12th के बाद मैंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया, अब लेटरल एंट्री से बीटेक कर रहा हूं, तो मुझे 12th का इन्फॉर्मेशन देना है। नहीं 12th का वो नहीं मांग रहा, वो आपकी डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन मांगेगा इसके अंदर, तो वो आपको भरना है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जो तीसरी गलती बच्चे करेंगे ना, फोटो और सिग्नेचर में करेंगे। फोटो में साफ साफ बोला गया है कि उच्च कंट्रास्ट का कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पर इस्तेमाल करना है। उस फोटो के अंदर आपको वो जो तख्ती होती है ना जिसमें नाम और डेट होती है, वो डेट लिखी होनी चाहिए। डेट आपकी 1 जनवरी 2026 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो आपका इस प्रकार होना चाहिए जिसमें कैप यानी टोपी, काला चश्मा या रंगीन चश्मा नहीं होना चाहिए, मतलब रोमियो टाइप का चश्मा आपको यूज नहीं करना। जैसे मैंने ये पहन रखा है, अगर आप इस तरह का चश्मा लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब फोटो खिंचवानी है तो आप चाहें तो इस चश्मे को हटा के आराम से खिंचवा लीजिए, ताकि चश्मे को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं हो। क्योंकि कारण क्या होता है कि आजकल दुनिया भर के अलग अलग चश्मे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चश्मे होते हैं जिसमें जैसे धूप गिरती है वो ब्लैक हो जाता है। अब लेट्स से सपोज आप फोटो खिंचवा रहे हैं, अगर वो उसमें ब्लैक आ रहा होगा तो इनकेस अगर अपन 10% ये केस मान के चले कि उसको ब्लैक चश्मा कंसीडर करके अगर वो फोटो पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेहतर आप चश्मा हटाइए और अपनी फोटो खिंचाइए। साथ में उन्होंने बोला है कि आपको फोटो इस प्रकार खिंचानी जिससे आपके दोनों कान दिखे, जैसे अभी आपको मेरे दोनों कान दिख रहे होंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको सामने देखते हुए फोटो खिंचवानी है। अगर आप ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी और तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं जिससे आपका फेस प्रॉपर विजिबल नहीं होगा, या मान लीजिए 10% फेस भी कहीं से गायब हो रहा होगा, तो आपका फोटो जो है वो ऑब्जेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। हालांकि इस तरह की गलती तो कोई नहीं करता, ऐसा करके तो कौन ही फोटो खिंचाएगा। वो आता नहीं कि जेल में अपन ऐसे तख्ती पकड़ के ऐसे और ऐसे खिंचाते हैं, तो वो एक अलग कहानी है, उस तरह के काम तो आपने किए नहीं होंगे। अगर आप बात कर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो सभी बच्चे जो है वो फेस सामने रख के फोटो खिंचाते हैं, फिर भी इन्होंने मेंशन किया तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिग्नेचर के लिए इन्होंने बोला है अपना हिंदी तथा अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। मतलब फोटो और सिग्नेचर जो है वो आप हिंदी में करें कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में करें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको अपलोड कर दे। फोटो आप साफ साफ बोला गया है यहाँ पर प्लेकार्ड्स यहाँ पर यूज करना है फोटो के लिए जिसमें नाम और डेट लिखी हो, ध्यान रखना। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा, इसके साथ एक लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड होगा। लाइव फोटोग्राफ को भी केयरफुली आप अपलोड करें। वो ये देखना चाहता है भाई
जो अभ्यर्थी अपनी फोटो वगैरह डाल रहा है वो सही है कि नहीं है। इसलिए आजकल लाइव फोटोग्राफ का नया नौटंकी चालू हुआ है, तो वो भी होगा यहाँ पर। निर्धारित समय निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर तथा लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। फोटो एवं हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर अपलोड करने तथा लाइव फोटोग्राफ खींचने एवं अपलोड करने से संबंधित विस्तृत एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। बोल रहा है इसकी जानकारी उपलब्ध है। मैंने इसका एक वीडियो भी बना रखा है फोटो के बारे में, उसको भी देख लेना आप लोग। स्टेप 3, उसके बाद में आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरी, अपना पर्सनल डिटेल आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी आपने अपलोड किया होगा वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। स्टेप 1 एवं स्टेप 2 के अंतर्गत दी गई सूचनाओं को अभ्यर्थी अच्छी तरीके से जांच ले। यदि जांच के क्रम में किसी भी स्टेप में भरे गए फॉर्म में दी गई सूचना प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कुछ दिक्कत है, तो आप बैक टू एडिट पर क्लिक करके उसे वापस से एडिट करके फिर सेव एंड कंटिन्यू हमेशा क्लिक करें, ध्यान रखिएगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक होता है तो आप फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, इतना काम आप लोगों को करना होगा, है ना। अब यहां पर चलो, अभी मैं इसके बाद बताऊंगा ये चीज। उसके बाद पेमेंट की बात आएगी, तो पेमेंट के लिए क्या बोला गया है, चलिए और पढ़ देता हूं, इसको भी पूरा पढ़ देता हूं। भरे गए आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू उपरांत सारी सूचनाएं सही पाई जाती है तो अपने डिक्लेरेशन देकर फाइनल सबमिट द प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें ताकि परीक्षा परामर्श शुल्क जमा करने की प्रक्रिया स्टेप 4 के अनुसार पूर्ण करें। अगर अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे गए डेटा को फाइनल सबमिट कर देता है परंतु परीक्षा तथा परामर्श शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनका भरा गया आवेदन प्रपत्र अपूर्ण मानते हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। कॉमन सेंस है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। स्टेप नंबर 4, पेमेंट की कहानी यहां पर बोली गई है। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियों के प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किए गए परीक्षा परामर्श शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। देखिए, पेमेंट को लेकर अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे जो लास्ट डेट दी गई होगी ना, या तो उससे एक दिन पहले या फिर उस दिन जाके पेमेंट करेंगे। उस समय वेबसाइट और सर्वर के ऊपर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आपके पेमेंट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज आपने पेमेंट किया और आपने पेमेंट किया और आपका पेमेंट कट गया। 2-3 तरीके से पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है। पहला क्या होगा, आपका पेमेंट कटेगा ही नहीं, वो बोल देगा कि पेमेंट फेल हो गया, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरा केस क्या होता है, दूसरे केस में क्या होगा कि आपका पेमेंट कट जाएगा लेकिन वहां पर पेमेंट दिखाएगा नहीं, थोड़ी देर में पेमेंट रिफंड हो जाएगा, यहां तक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। कि जो तीसरा केस होता है ना, ये मतलब कम बच्चों के साथ होता है पर हर साल होता है। हमारे साथ भी होता है, कभी कभार बच्चा एप्लीकेशन पर पेमेंट करता है। उसमें क्या होता है कि आपका पेमेंट कट जाएगा लेकिन वहां जमा नहीं हुआ। अब पेमेंट 7 दिन तक नहीं आता, 7वें दिन या 8वें दिन वापस आता है। अब सोचो 2 दिन बचे हैं आपके फाइनल सबमिशन में और आपका पैसा कट गया है और अंदर से आपका मन बोल रहा है कि यार जब एक बार कट गया तो हम दोबारा क्यों जमा कराएं, जब वो वापस आएगा तभी जमा कराएंगे ना। इतने में आपका डेट निकल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंसे, इसलिए आप एग्जामिनेशन से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दो। अगर इस तरह के कोई केस आएगा, क्योंकि हमें तो पता है पेमेंट रिफंड हो जाता है, पर एक बच्चा जिसके लिए अमाउंट बड़ा होता है वो सोचता है यार एक बार जमा करवा दिया, अब मैं दोबारा कैसे जमा करवाऊं, तो वो वेट करेगा कब दोबारा वापस पैसा आएगा। तो आपके पास में एक विंडो रहनी चाहिए। इसने साफ साफ बोला है कि आपके अकाउंट से पेमेंट कटा हो नहीं कटा हो डजंट मैटर, अगर हमारे पास पेमेंट आया, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ये कहोगे सर मेरा तो कट गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद में जो है वो आपके पास में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए डेट्स भी बता देता हूं लगे हाथ। आपको पता होना चाहिए कि जो 9 अप्रैल को ये चालू हो गया था और 7 मई इसका लास्ट डेट है। सर डेट बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आप ये मत सोचो आप 1 मई से पहले पहले सारे काम खत्म कर देना। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान रहते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जनरली अपन 1 अप्रैल के बाद में बनाते हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल के बाद में नहीं बनवाया है तो बनवा लो, अभी आपके पास समय है। और उसका जो भी नंबर आता है वो नंबर आपको इसमें डालना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा तो अभी बन ही नहीं पाएगा, तो पुराने वाले का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां पहुंचोगे, पर ध्यान रखना फिर आप उस कैटेगरी में आने चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है ये वाला, फिर डॉक्यूमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे आपके, है ना। तो कोशिश तो करो नया बनवा लो, क्योंकि चाहिए तो होगा ही, 1 साल में रिन्यू करवाना ही होता है आपको, तो चाहिए तो होगा, तो आप करवा के फिर उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इतना आपको भरपूर समय दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी छोटी से छोटी बात थी एप्लीकेशन फॉर्म से भरने वाली, वो सारी हमने बता दी। हमारे पास एक दूसरा तरीका ये भी था कि हम पोर्टल ओपन करके फिर एक एक स्टेप बताते। उसमें क्या होता है कि एक तो समय लग जाता है, दूसरी चीज उसमें भी एक स्टेप के बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस वजह से हमने कहा कि यहां से हमने तो देख रखा पूरा पोर्टल कैसे कैसे चलता है, तो जहां जहां बच्चे को दिक्कत आएगी उन उन चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीएलई के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इजी प्रेप है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ बेहतरीन प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। आपको पता है 2025 के अंदर इजी प्रेप वो प्लेटफॉर्म है जिसने सभी कैटेगरीज के अंदर रैंक बनती थी, और 2026 में हम उस इतिहास को फिर से दोहराने वाले हैं। आप अगर अभी तक आपने इजी प्रेप और बीसीसीएलई की प्रिपरेशन के लिए इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों के लिए बीसीसीएलई 2026 का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट हम दे रहे हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को जिनको बीसीसीएलई की प्रिपरेशन करना है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर भी अगर आपके सामने कोई भी जानकारी की जरूरत पड़ती है, आपको बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे बीसीसीएलई की प्रिपरेशन तो होगी ही होगी, जब आप अपने बीटेक सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो यहां पर बीटेक सेमेस्टर की भी बेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इजी प्रेप के साथ।